हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। लॉर्ड बेबल का कार्यकाल चल रहा था। लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में 1945 ईस्वी में लेबर पार्टी की सरकार के द्वारा क्लीमेंट अटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट अटली प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में संविधान सभा की बात लगातार चल रही थी। 1922 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं महात्मा गांधी? संविधान सभा के लिए, कि संविधान सभा होगी तो भारतीयों के कर्तव्यों तथा उनमें अधिकारों की चर्चा की जाएगी। इसलिए कौन बात कर रहा है? महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों से कह रहे हैं कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसी बात की बात आगे 1928 ईस्वी में जब मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीयों के लिए भले ही हमें डोमिनियन स्टेट अर्थात अधिराज्य का दर्जा ही दिया जाए, लेकिन भारतीयों के लिए क्या किया जाए, एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें भारतीयों के अधिकारों का जो है बात रखी जाए, उनके कर्तव्यों को निर्धारित किया जाए। इस बात को अभी अंग्रेज नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई ऐसा नहीं है कि भारतीयों को हम अगर मान लेंगे इनकी बातें तो हमें कोई दिक्कत होगी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया गया तथा महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में, उस पर कोई विचार नहीं किए। लेकिन जैसे ही 1939 ईस्वी में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को सीधा द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन भाग लेता है, उसमें मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमजोर होने लगती है, अर्थात धीरे धीरे जापान का वर्चस्व उभरने लगता है और ब्रिटेन पराजित होने लगता है, तब वो जब इसकी प्रांतीय सरकारें बनी थी, बिना भारतीयों से पूछे सीधा युद्ध में ब्रिटेन क्या कर रहा है, ढकेल देता है, जिसके कारण सभी प्रांतों से कांग्रेस इस्तीफा भी देती है। तब उस समय ऐसा लगता है कि ब्रिटेन को कि अब जो मांगे हम भारतीयों की नहीं मान रहे थे, संविधान सभा के गठन की तथा उनके अधिकारों की, अगर उस बातों को हम स्वीकार कर लेंगे तो भारतीय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे देंगे। इस बात को प्रलोभन देने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाता है कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। इस पर चर्चा कर चुके हैं। लॉर्ड लिनलिथगो कहता है कि हम तुम्हें जो तुम्हारी संविधान सभा की मांग है, इस संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं तथा अपनी कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक से अधिक सम्मिलित भी करते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा क्या करो, साथ दो। लेकिन भारतीय इससे क्यों असंतुष्ट हुए? उसका कारण रहा इस संविधान सभा में जो लॉर्ड लिनलिथगो ये कह रहा है कि हम तुम्हें संविधान सभा का गठन करेंगे, इस संविधान सभा का निर्माण हो रहा है भारतीयों के लिए, लेकिन इसमें अधिकतर शामिल कौन है? अंग्रेज शामिल हैं। इसीलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे हैं कि संविधान सभा बन रही है भारतीयों के लिए, तो भारतीयों के हितों को ध्यान रखते हुए संविधान सभा का गठन किया जाए तथा उससे निर्मित संविधान बनाया जाए, ना कि इसमें अंग्रेज लोगों का वर्चस्व रहे तथा वो अपने कानूनों को थोपे और भारतीयों के हित में कोई कानून उसमें बन ही न पाए या कोई प्रावधान किया ही ना जा सके। यही कारण है कि लिनलिथगो द्वारा रखा गया अगस्त प्रस्ताव विफल रहा और इसे भारतीय मानने से इनकार कर देते हैं। आगे फिर यह प्रस्ताव कौन दे रहा है? गवर्नर जनरल दे रहा है, जो भारत में ब्रिटिश का वाइस राय के रूप में बैठा हुआ है। आगे जब अगस्त प्रस्ताव फेल होता है, लिनलिथगो रिपोर्ट भेजता है ब्रिटेन की सरकार को, तो ब्रिटेन की सरकार द्वारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा 1942 ईस्वी में पुनः प्रस्ताव भेजा जाता है। क्या प्रस्ताव भेजा जाता है? कि अगर युद्ध में मेरा तुम सहयोग करोगे भारतीय, तो हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, संविधान सभा की सारी बातें मान लेंगे, संविधान सभा का तुम्हें गठन करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष ये रहा, इसमें जो अगस्त प्रस्ताव में गलती हुई थी कि संविधान सभा में अधिकतर अंग्रेज होंगे, इस बात को अंग्रेज समझ चुके थे कि विरोध इसलिए हुआ कि इसमें अंग्रेज मुख्यतः है, इसलिए उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव में इस घटना को ही हटा दिए और उन्होंने कहा कि पूरे संविधान सभा के गठन में भारतीय होंगे और जितने भी अगर कोई बाह्य आक्रमण भी होंगे तब हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे, अर्थात अंग्रेजी सरकार अगर बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करेगी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा क्रिप्स प्रस्ताव में हम कर चुके हैं। तो इस प्रस्ताव को क्यों विफल किए? क्योंकि इसका दोष ये रहा कि भारतीय इसको क्रिप्स प्रस्ताव को नहीं माने। इसमें एक लाइन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जोड़ दी गई थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए हम क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। बात समझ में आ गई? गांधी जी इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये क्या है, ब्रिटिश सरकार का प्रलोभन है, केवल भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का एक प्रलोभन है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, भारतीयों के लिए संविधान सभा पर अंग्रेज क्या करेंगे, विचार नहीं करेंगे। इसीलिए गांधी जी कहते हैं
ये जो क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार भेजी है, ये क्रिप्स प्रस्ताव पोस्ट डेटेड चेक है, जिसका बैंक शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। अर्थात इसकी कोई जो है आशंका नहीं है कि युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेज की सरकार भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर सकती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को दी थी, तो किस क्रिप्स प्रस्ताव का? हाँ भैया, सर स्टेफर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। अभी आगे बता रहे हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। जब लॉर्ड लिनलिथगो का प्रस्ताव विफल हो रहा है, तब अंग्रेज सरकार सोच रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बना के भेजा जाए जो भारतीयों का मित्र भी हो। भारतीयों का मित्र अगर रहोगे तो कोई बात अपनी समझाने में सहजता होगी और अपनी बात को आसानी से समझा सकते हो, और भारतीय जो मित्रवत भाव रखते हुए अपनी तुम्हारी बातों को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसमें केवल एक कमी रह गई, जो ब्रिटिश सरकार आश्वासन दे रही है वो आश्वासन युद्ध की समाप्ति के बाद दे रही है। अभी युद्ध तो अनवरत चल रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला है। 1939 से 45 के बीच में 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव आ रहा है। यही कारण था कि जब युद्ध में आशंका उत्पन्न हुई और भारतीयों की स्थिति अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने की स्थिति जब ब्रिटेन सरकार को महसूस हुई, तब वो प्रलोभन देना शुरू हुए। हम 1922 ईस्वी से महात्मा गांधी जी मांग कर रहे हैं, अर्थात भारतीयों का पक्ष रख रहे हैं संविधान सभा के गठन के लिए। 1928 ईस्वी में हम डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे हैं, तब तुम हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई तो हमारी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बात को महात्मा गांधी अच्छे से समझ चुके थे, ये केवल प्रलोभन है युद्ध में शामिल करने का। जैसे युद्ध समाप्त होगा, संविधान सभा का गठन नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसीलिए क्रिप्स प्रस्ताव भी क्या हो गया, विफल हो गया। जैसे ही क्रिप्स प्रस्ताव विफल हो गया तो तत्काल भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं कौन, महात्मा गांधी, कि अब इसका मतलब है आंदोलन के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। हमने समझौते के सभी मार्ग भारतीय बंद कर चुके थे। भारतीयों के जो वरिष्ठ नेता थे, 2 बार प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार के द्वारा समझौते के दिए गए थे, दोनों को मार्ग बंद कर दिए गए, तो केवल आंदोलन ही विकल्प रह गया। किसके पास? भारतीयों के पास। तब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 ईस्वी पे। इस पर चर्चा हो चुकी है, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन पर। जब 1922, 1928 और 1940 और 1942 से चारों घटनाएं विफल हो गई, इसके बाद 1945 ईस्वी में युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन में सत्ता भी परिवर्तन होती है। लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। उदारवादी दल के नेता हैं। इनकी सोच थी कि अब भारत को क्या कर देंगे, हम आजाद कर देंगे। लेकिन आजाद करने से पहले अगर हम कोई चीज किसी के पास सौंपे कि इसको भैया सुरक्षित रखना, तो पहले उसकी परख तो कर ले, क्या ये परिपक्व है कि नहीं, इस चीज को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने में सक्षम है कि नहीं। अर्थात ये अंग्रेजी सरकार अर्थात क्लेमेंट एटली जानना चाहता था कि जो भारत के बड़े नेता है, जो स्वशासन की मांग कर रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, क्या ये भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने में सक्षम है अथवा नहीं। पहले ये जानना चाह रहा था। इसीलिए क्या कर रहा है क्लेमेंट एटली? क्लेमेंट एटली चाहते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हम अपने को क्या करेंगे, अधिकारियों को भेजेंगे, भारत की स्थिति का जायजा लेंगे। यही कारण था कि 1945 में बेबल प्लान के तहत 1945 में कल ही बताए थे शिमला समझौता भी होता था, शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन में भी बेबल का प्लान यह था कि हम केवल भारतीयों में अंतरिम सरकार के तहत अर्थात अधिनियम के तहत, राजा तो हम ही हैं, भारत अभी गुलाम भी है, लेकिन हम अपने अधीन रखते हुए अंतरिम सरकार के तहत भारतीयों को यह देख सकें कि क्या ये सरकार चलाने में सफल है कि नहीं। क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जब 1937 ईस्वी में पहले आम चुनाव हुए तो मात्र 28 महीने में ही सरकार जो है इस्तीफा दे गई थी। देखिए दिखाए थे। अब क्या हो रहा है, पुनः अंतरिम सरकार के रूप में फिर से बेबल चाहता है कि हम एक बार इसका परीक्षण करके तब सत्ता हस्तांतरण करें भारतीयों को। तो इस बेबल कैबिनेट मिशन प्लान आता इसी उद्देश्य के लिए है। अब यह चाहता है कि जो भारत में ज्वलंत मुद्दे हुए हैं, अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो विवाद चल रहे हैं देश का बंटवारा के लिए, क्योंकि कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना नारा दे चुके हैं कि बांटो और क्या करो, भारत को छोड़ दो, दे दिए हैं 1943 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना को भी समझाना चाह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत को क्या करो, उनकी भी बात समझी जाए कि क्या भारत को बांटने में सही है
कि भारत को एकत्र रख करके जिन्ना को भी कोई पद दे दिया जाए, या जिन्ना का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाए, या मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व विधानमंडलों में संख्या के आधार पर बढ़ा दिया जाए। इस सारी बातों पर विचार करने के लिए कौन आ रहा है? कैबिनेट मिशन भेजा जा रहा है। कहां से? ब्रिटेन से भेजा जा रहा है। कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, और इस कैबिनेट मिशन को कब गठन किया गया? कैबिनेट मिशन का गठन क्लेमेंट एटली के द्वारा किया जा रहा है। 15 फरवरी 1946 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन के बैठे हैं भैया इस समय? क्लेमेंट एटली। किस पार्टी के हैं ये? लेबर पार्टी के हैं। क्लेमेंट पार्टी ने कैबिनेट मिशन को भारत में संविधान सभा के गठन के लिए तथा भारतीयों के बीच जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अर्थात जिसके लिए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इन मुद्दों को समझने के लिए बेबल क्या कर रहा है? बेबल प्लान तैयार कर रहा है, और क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन से भेज रहा है। क्लियर हो गया? कैबिनेट मिशन को क्या उद्देश्य रहा है? इस कैबिनेट मिशन का, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य अभी लिखना मत भैया, क्रम से हम लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए इतिहास को, तब रटने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। नंबर 1 उद्देश्य क्या है? भारत में एक संविधान सभा का गठन करना। अगर प्रश्न पूछे कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ है। भारत में संविधान सभा का गठन करना। दूसरा उद्देश्य था कि भारत में जो तत्कालीन मुद्दे हैं, तो तत्कालीन ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर भी विचार कौन करेगी? कैबिनेट मिशन के सभी सदस्य करेंगे। भारत में तत्कालीन मुद्दों पर विचार करना। 15 फरवरी 1946 को क्लेमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का ब्रिटेन में क्या किया जाता है? गठन किया जाता है, और यह भेज दिया जाता है कहां के लिए? भारत के लिए। तो कैबिनेट मिशन प्रश्न पूछता है, ये कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो प्रश्न बनता है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचता है। कब पहुंच रहा है कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा। इसके कितने सदस्य रहे भैया? 3 सदस्य रहे। कौन कौन से? वही सर स्टेफोर्ड क्रिप्स रहे हैं, जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड का ये अध्यक्ष रहता है। उसके बाद दूसरे बनते हैं पैंथिक लॉरेंस। ये कौन है? हाँ भैया, पैंथिक लॉरेंस भारत का सचिव था। जो 1858 एक्ट का अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसमें भारत के सचिव का पद निर्धारित किया गया था। उसके पहले भारत के सचिव नहीं रहते थे, सब सारे एक्ट लिखवाए गए हैं। तो भारत सचिव कौन बन के बैठे थे? पैंथिक लॉरेंस। इन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आ रहा है। एक सदस्य और थे, उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर। ये कौन था? नौसैनिक मंत्री था। ये तीनों देखिए। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य हैं भैया? 3 सदस्य हैं। नंबर 1 लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये कौन है भैया? ये भारत का सचिव है। दूसरा कौन आ रहा है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स।
ये कौन है भैया? बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष है। बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष बन के आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तीसरे सदस्य कौन बन के आ रहे हैं? ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। ये कौन है? ये नौसेना मंत्री हैं। इन तीन सदस्यों के द्वारा कैबिनेट मिशन के तीन ही सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आ रहा है। अर्थात कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन बन के आया? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आ रहा है भारत, उसका अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। क्लियर हो गया भैया? अभी क्रम से लिखवाएंगे, अभी लिख लोगे तो आगे पीछे कर लोगे, फिर बाद में तुम्हें समझने में दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया? पहले समझ लो, इतिहास को समझ लोगे तब याद करोगे, घर पर तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं ऐसे रखते रहोगे भूलते रहोगे। क्लियर हो गया? इसीलिए हम इसको चित्र से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस योजना के तहत जो माउंट बेटन योजना, क्योंकि दो शब्द लिखे हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो भारत का विभाजन हुआ है, कौन कौन से प्रांत बटे अर्थात पाकिस्तान को मिले हैं, उसको हम मैप के माध्यम से दिखा देंगे। ठीक है, आगे देखिए। ये तो कैबिनेट मिशन योजना आ गई। कैबिनेट मिशन योजना जब भारत में प्रकाशित हुई तो दो दल प्रमुख थे, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। इस कैबिनेट मिशन योजना के प्रकाशन को सबसे पहले कौन स्वीकार कर रहा है? मुस्लिम लीग करेगी, क्योंकि उसे जल्दी है ना भाई, लूट का माल जल्दी मिल जाए अच्छी बात है, उसे भारत से क्या चाहिए? जो भी मिल जाए वही अच्छा है, वही जल्दी स्वीकार करेगी। किसकी भैया? बिल्कुल खारिज कर दिया है, तो लॉर्ड माउंट बेटन बीच में गड़बड़ी कर रहा है। यही तो हमने कहा कि कैबिनेट मिशन और वेबल बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था वेबल का। ये उद्देश्य लेकर लॉर्ड माउंट बेटन आते हैं कि हम भारत को विभाजित कर देंगे। अभी कैबिनेट मिशन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि हम भारत का विभाजन करेंगे। ठीक, इसका केवल उद्देश्य इतना रहा है कि जो भारत के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो नेताओं के द्वारा तथा भारतीय नागरिकों के द्वारा जो मुद्दे हैं, उनको सुलझाएंगे। दूसरा, हम संविधान सभा का गठन करेंगे। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। बात यह है कि जब ये यहां से देख के गया कि भारत की जो दूसरी पार्टी है मुस्लिम लीग, वो चाहती है कि भारत का विभाजन हो, तब जब बेबल के बाद अगला गवर्नर जनरल 24 मार्च 1947 को बन के आता है, तो सारी योजना को पलट देता है और भारत की विभाजन के आधार पर उसकी पहली योजना ही प्रकाशित होती है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को। आगे बता रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। क्लियर हो गई? अभी यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है कैबिनेट मिशन का कि हम भारत को विभाजित करेंगे। माउंटबेटन योजना के उद्देश्य है कि भारत को विभाजित करेंगे, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य, मेन उद्देश्य इसका केवल संविधान सभा का गठन करना है। आगे बढ़िए। इस कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग स्वीकार करती है तथा 3 बैठकों के बाद, कांग्रेस की कितनी बैठक हो रही हैं? 3 बैठकों के बाद कांग्रेस 25 जून 1946 ईस्वी को इस कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लेती है। मुस्लिम लीग जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करती है। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया। कांग्रेस कब कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने, यह आवाज थोड़ा शांत रखिए, केवल समझने पर जोर दिए नहीं, रखते रहोगे और भूल जाओगे, बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी 25 जून
1946 ईस्वी को 3 बैठकों के बाद, कितनी बैठकें हो रही भैया? 3 बैठकों के बाद कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लेती है। मिशन योजना को स्वीकार किया। क्लियर हो गया भैया? अब दोनों अगर स्वीकार कर लेंगे, अगला प्रस्ताव क्या होगा? किसके लिए संविधान बन रहा है? भारतीयों के लिए बन रहा है। तो अंग्रेज भारतीयों की सबसे बड़ी मांग थी कि जो संविधान सभा बनेगी इसमें तुम सदस्य नहीं रहोगे। तुम मतलब अंग्रेज। कौन सदस्य रहेंगे? भारतीय रहेंगे। तो भारतीय इसमें शामिल कैसे होंगे, इस पर विचार कौन करेंगे? यही 3 सदस्य। इसमें उद्देश्य क्या रहा कि हम क्या करवा दें? निर्वाचन करवा दें। क्योंकि इस तरह ले लेंगे तुमको तुमको तुमको, तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। जिसको जनता स्वीकार कर लेगी उसे हम क्या बना देंगे? संविधान सभा का सदस्य बना देंगे। कौन सोच रहे हैं? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य तथा उसके अध्यक्ष। अब देखिए, अब दोनों पार्टी स्वीकार कर ली तो सीधा होंगे आम चुनाव। जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में क्या कराए जा रहे हैं? चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को कुल सामान्य सीटों पर, प्रश्न सुनना, प्रश्न यही बनता है कि कांग्रेस को संविधान सभा की जो गठन हुई, इस संविधान सभा के गठन में कुल कितनी सीटें मिली? तो सामान्य सीटों के 214 में से 205 सीटों पर कांग्रेस क्या होकर विजयी होकर संविधान सभा पहुंचती है। क्लियर हो गया? कल ही बताए थे, कल की क्लास में, मुस्लिम लीग को बांटो और छोड़ो की राजनीति से मोहम्मद अली जिन्ना को जब शिमला सम्मेलन हो रहा था तो गांधी जी 78 सीट देने पर राजी हो गए थे। बताए थे शिमला सम्मेलन में। उस 78 सीट ही कौन देने पर विचार कर रही है? कैबिनेट मिशन भी। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी? 78। उस 78 सीटों में 73 सीटों पर कौन विजयी होकर आ रही है? मुस्लिम लीग विजेता बन के आ रही है। 73 सीटों पर कौन जीती? मुस्लिम। 214 सामान्य सीटों में 205 सीटों पर कौन जीत के आ रही है? कांग्रेस। 4 सिख समुदायों के समर्थन को, 4 सिख सदस्यों, कितने सदस्य? 4 सिखों के 4 सदस्य का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त हो गया। कांग्रेस के कितने हो गए? 209। संविधान सभा में आपको पढ़ाए होंगे कमल सर कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य लिए गए थे। कितने? 300। देखिए 389 सदस्य को पहले कितने सदस्य लिए गए हैं? 389। 389 सदस्यों में कहा भैया? चमक रहा है क्या तुमको? 389 सदस्यों में 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य। ये कौन थे भैया? 292 प्लस 4 सदस्य। ये थे ब्रिटिश भारत के। किसके थे? ब्रिटिश भारत के। इसके बाद इसमें देसी रियासत भी राजा थे। देसी रियासतों को कितना मिला था? देसी रियासतों के संविधान सभा में सदस्य कितने पहुंचे? 93 पहुंचे। क्लियर हो गया? और जो भारत में, अभी इस पर चर्चा करेंगे, क्यों लिख रहे हैं, अभी चर्चा इसको बता रहे हैं। पहले अभी इसको दिखा देते हैं जो चुनाव हुए हैं, जो संविधान सभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं। हुए आम चुनाव में कांग्रेस को 214 के सामान्य सीटों में कितने सीटें मिल रही हैं भैया? 205। मुस्लिम लीग को 78 सीटें मिल रही हैं। इस 78 सीटें पर चुनाव लड़ने के लिए मौका मिला और इस 78 सीटों में कितने पर विजेता बन के आ रही है?
73। सिख सदस्य कितने थे? क्लियर हो गया? इस 214, 78 और 4 को जरा जोड़िए भैया। कांग्रेस को 214 सीटें मिली हैं, मुस्लिम लीग को 78 सीटें मिली हैं, सिख सदस्य को 4 सीटें मिली। जोड़िए जरा इनको। 214 सीटें, 78 सीटें, 4 सीटें। सात एक 8 और ये कितने हो गए भैया? कितने हो गए? दिखाई दे रहे हैं? इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा तो सदा दिक्कत करेगा, बता दे रहा हूं। ये जोड़ करके निकाल करके आप नहीं पढ़े होंगे कहां से कितनी सीटें ली गई और किस आधार पर किसका चयन हुआ और कहां पर चयन नहीं किया गया, कहां पर चुनाव हुए और कहां पर नहीं चुनाव हुए। क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य पहुंच रहे हैं वो निर्वाचित भी पहुंच रहे हैं और मनोनीत भी पहुंच रहे हैं। अभी भैया देखते रहिए कितने सदस्य पहुंचा दिए हो? 296। ये जो 296 सदस्य पहुंचे हैं, इन 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। अर्थात ये भारत की जनता के द्वारा चुनकर संविधान सभा में क्या पहुंच रहे हैं। क्लियर हो गया? अभी कौन बचे हैं? देसी रियासत के राजा बचे हुए हैं। लिखा है 93, यहां पर 292 प्लस 4 लिखा है। कितने हो गए 292 प्लस 4? 296 सदस्य दिखाई दे रहे हैं। हो गए 296। क्या यही 296 जो निर्वाचित सदस्य तुम्हारे संविधान सभा में पहुंचे अभी दिखाए हैं, क्या यही पहुंच रहे हैं? यहां भी योग 296 और जोड़ दिए तो कितना आ गया? कोई दिक्कत? प्लस ये सदस्य कैसे हैं? जो ब्रिटिश भारत पे, जहां पर ब्रिटिश का हुकूमत थी, अर्थात ऐसा भारत जहां पर भारत कितने भागों में बटा है? गुलाम के दौर में जब भारत में ब्रिटेन का शासन था तो भारत 2 भागों में बटा था। एक ब्रिटिश भारत जहां पर भारत की जनता और अंग्रेज सीधा शासन करते थे, और जहां भारत की जनता और अंग्रेज के बीच में देशी रियासतों के राजा राज करते थे, अर्थात क्षेत्रीय राजा राज करते थे, उसे देशी रियासत कहा गया। अर्थात सीधे अंग्रेज और जनता, भारत की जनता और अंग्रेज के बीच में कौन है? देशी रियासत। लेकिन जो ब्रिटिश भारत है, इस भारत में कोई देशी रियासत नहीं है। यहां पर ब्रिटिश की सरकार और आम जनता डायरेक्ट मिल रही है। क्लियर हो गया? तो जो भारत के, जो ऐसा भारत जो ब्रिटेन के कब्जे में रहा है, वहां पर तो क्या करवा दी है ब्रिटिश की सरकार? निर्वाचन करवा रही है। क्या करवा रही है? निर्वाचन करवा रही है। क्लियर हो गए? लेकिन वो जो देशी रियासत थी, जहां पर अंग्रेज और आम जनता के बीच देशी राजा राज कर रहे थे, ये आम चुनाव पर सहमति व्यक्त ही नहीं किए और अंग्रेजी सरकार इनको क्या की? संविधान सभा में मनोनीत कर लिया। अर्थात बिना चुनाव कराए इनके राजाओं को संविधान सभा में बैठने की क्या कर दी? अनुमति प्रदान कर दी। अर्थात ये क्या हुए? संविधान सभा में मनोनीत किए गए। क्लियर हो गया भैया? ये भी 93 सदस्य पहुंचेंगे संविधान सभा में, 296 निर्वाचित होकर पहुंच रहे हैं, इसमें 93 जोड़ दीजिए। 6 3 9 9 9 18 और 2 1 3 कितने सदस्य दिखाई दे रहे हैं? शुरुआत में हमने कितने सदस्य लिखे हैं? पूरी संविधान सभा कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हो गई देख लिए? कहां कहां से सदस्य आए ये भी देख लिए। क्लियर हो गया? अब होगा संविधान का निर्माण।
हाँ किसको भैया 205 क्यों जोड़ रहे हो भैया? 205 विजेता हुए हैं, सीटें 214 मिली हैं, यहाँ हमने 214 लिखा है। भाई अब तुम विजेता हो चाहे ना हो, 214 में से 205 जीते, लेकिन हमने कांग्रेस को कितना दिया? 214। तो जोड़ेंगे तो 14 ना। कांग्रेस नहीं जीती तो कोई और दूसरी पार्टी तो जीती। चुनाव में दो पार्टियां लड़ती, जरूरी थोड़ी एक ही सरकार बन जाए। दूसरी पार्टी भी सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है अगर उसके पास संख्या बल अधिक हुई है। तो यहां पर 214 सीटों में 205 सीटें कांग्रेस जीत रही है, शेष सीटों पर किसी और पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा। मुस्लिम लीग जीत गई है, यूनियनिस्ट पार्टी जीती है पंजाब में। हाँ भैया, हाँ नहीं नहीं, ये मुस्लिम लीग 78 में 73 जीती है, तो 5 सीटें बची हैं। तो 5 सीटें में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व तो नहीं पहुंचे हैं ना, और पार्टियों के तो पहुंचे हैं। ऐसा थोड़ी है कि 5 सीटें खाली रही हैं। 78 सीटें मुस्लिमों को दी गई, टिकट बंटवारा हुआ, संविधान सभा ने मुस्लिम लीग को 78 सीटें दी। इस 78 में 73 सीटें जीतकर कौन पहुंच रही है? मुस्लिम लीग। इन 5 सीटों पर लड़ाई, कैंडिडेट अपने लड़ाई है मुस्लिम लीग, लेकिन विजेता साबित नहीं हुए दूसरी पार्टियों ने। कृषक प्रजा पार्टी यहाँ पे 3 सीटें जीत ली है बंगाल की, यही सीटें इसकी कम हुई है। उसी तरह कांग्रेस की भी सीटें कम हुई है। अब क्लियर हो गया? तो सीटें विजेता से मत जोड़ो, जो सीटें आवंटित हुई हैं संविधान सभा में, क्योंकि हमें संविधान सभा यह नहीं है कि कांग्रेस ही प्रतिनिधित्व करे। कांग्रेस को सीटें क्यों ज्यादा दी गई? क्योंकि कांग्रेस सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। क्लियर हो गया? हमने 148 सीटें दलितों को भी पूरा पैक्ट में दे दी है। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ है, जिसमें 148 सीटें किनको दी गई है? उसी सामान्य सीटों में से दी गई है, इसीलिए कांग्रेस को सीटें ज्यादा दी गई हैं। ठीक, क्योंकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ठीक, अब क्लियर हो गया? पहली बार इस संविधान सभा के गठन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुंबई सीट से लड़ते हैं। कहां से लड़ते हैं? मुंबई सीट से, और वहां से वो पराजित हो जाते हैं। क्या होते हैं? पराजित। पुनः अविभाजित भारत में 1946 का दौर चल रहा है, भारत अविभाजित नहीं हुआ है। अविभाजित भारत में बंगाल में वो सीट बांग्लादेश में है। जैसर कुलना नामक सीट से विजेता साबित होकर के संविधान सभा पहुंचते हैं कौन? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पुनः भारत जब विभाजित हो जाता है तो फिर से जैसर कुलना किसके क्षेत्र में चला जाता है? पाकिस्तान के कब्जे में चला, क्योंकि तब बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था। पूर्वी बंगाल किसको मिल जाता है? पाकिस्तान को। तब जैसर कुलना की सीट डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्या करनी पड़ती है? छोड़नी पड़ती है। तब पुनः चुनाव होता है और महाराष्ट्र की सीट से पुनः विजेता साबित होकर के कहां पहुंचते हैं? संविधान सभा में पहुंचते हैं। कौन? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इतनी बातें क्लियर हो गई संविधान सभा की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न उठा होगा कि सर 296 जब डायरेक्ट लिखना था तो 292 प्लस 4 क्यों लिखे? उठा कि नहीं उठा? भाई 96 सीटें टोटल हो रही, 292 में 4 जोड़ के 96 करना ही था, तो 292 प्लस 4 लिखने का क्या औचित्य है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी तरह अविभाजित भारत में जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के समय में देसी रियासतों को छोड़कर भारत के ब्रिटिश भारत में 292 क्या थी? प्रांतीय सरकारें चल रही थी। 4 में चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन थे? बताओ, बताओगे? बताएं क्या? याद था? चलो, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत देखो ब्रिटिश भारत के। ब्रिटिश भारत के
4 चीफ कमिश्नरी प्रांत। कौन कौन थे भैया? नंबर 1 दिल्ली। क्या दिल्ली आज भी है? केंद्र शासित प्रदेश आज भी है ना, उस समय भी रखे थे अंग्रेजी सरकार। दूसरा भैया, नहीं जम्मू कश्मीर थोड़ी ना था यार, ये ब्रिटिश भारत पढ़ रहे हो। हाँ, दूसरा कुर्ग है। कुर्ग कहाँ है? ये कर्नाटक के क्षेत्र में है वर्तमान में। तीसरा क्या है? अजमेर है। ये अजमेर कहाँ है वर्तमान में? राजस्थान में है। चौथे प्रांत क्या थे भैया? बलूचिस्तान। हाँ भैया, कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक में है। बलूचिस्तान ये कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में है। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे ब्रिटिश के। प्रत्येक प्रांतों से एक एक सदस्य कहां से लिए गए? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से संविधान सभा में लिए गए। तो कितने सदस्य दिखाई दे रहे हैं? 4। यहां से प्रत्येक प्रांतों से एक एक सदस्य लिए, ये 4 सदस्य बन गए। 292 सदस्य निर्वाचित होकर के चुनाव के द्वारा कहां पहुंचे? संविधान सभा में। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी ये लिखे हैं ना, जितने ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी भारतीय राज्य थे, सब में ब्रिटिश सरकार क्या करवा दी? निर्वाचन करा दी। जहां पर भारत की जनता और अंग्रेज के बीच देसी राजा राज कर रहे थे, इन्होंने निर्वाचन पद्धति को स्वीकार नहीं किया और 93 देसी रियासती राजाओं को हमने क्या कर लिया? मनोनीत। मनोनीत मतलब बिना चुनाव कराए संविधान सभा में इनको क्या कर लिया? शामिल कर लिया। क्लियर हो गए? दिखाई दे गए 389 सदस्य, यहां पर सदस्य 296। अब क्लियर हो गया। ये जुलाई में तो चुनाव हो गए, यहीं पर बात समाप्त नहीं हुई। चुनाव संपन्न होने के बाद धीरे धीरे कार्यकाल किसका समाप्त हो रहा है? बेबिल का। 46 के बाद अब 47 का कार्यकाल आएगा। इसको थोड़ा लिखवा दें कि थोड़ा सा आगे बता दें? केवल अविभाजित भारत को बताना है। इस भारत में अविभाजित भारत का स्वरूप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब भारत का होगा विभाजन। कौन करेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन की योजना प्रकाशित होगी। क्लियर हो गया? ये तो संविधान सभा ने अच्छे काम किए और संविधान सभा में चुनाव करवा करके 389 सदस्य संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा पहुंचा दिए। और ये सदस्य क्या करेंगे? अब संविधान का गठन करेंगे। किसके लिए? भारतीयों के लिए। अब अगला वर्ष देखिए, इधर संविधान सभा का गठन हो रहा है, जुलाई में चुनाव हो रहा है, मुस्लिम लीग बाज नहीं आ रही अभी भी। जुलाई के बाद महीना कौन आएगा? अगस्त। 16 अगस्त को प्रतिनिधित्व इसको कम दिखाई दे रहा है। 78 सीट मिली है, अभी भी कम दिखाई दे रहे हैं। इसने कैबिनेट मिशन योजना को सबसे पहले स्वीकार करने के बाद इसको क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रत्यक्ष। इसका एक नाम और है सीधी कार्यवाही दिवस। ये सबसे ज्यादा आंदोलन कहां हुए? इसका उद्देश्य क्या रहा? प्रत्यक्ष कार्यवाही का उद्देश्य यह था कि हम ब्रिटिश सरकार को यह बताना चाहते हैं कि जो संविधान सभा का गठन किए हो अविभाजित भारत के लिए, इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे लिए एक अलग भारत का निर्माण कीजिए, मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण कीजिए और हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे और हमारे लिए फिर से दल भेजिए और वो मुस्लिम राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण करे। कौन कह रही है? तो सीधा कहोगे तो कोई मानेगा नहीं। इसीलिए मुस्लिम लीग 16 अगस्त को, जब जुलाई में सब सारे काम करवा ली हो गए, जब सारे कैबिनेट मिशन का गठन हो गया, तो जुलाई के बाद 16 अगस्त को आंदोलन का रुख अपनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। 16 अगस्त को केवल यह था कि ब्रिटिश सरकार तथा गवर्नर जनरल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को सूचना पहुंचे कि मुस्लिम लीग इस संविधान सभा से संतुष्ट नहीं है। यह कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग को समझाने में असफल साबित हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना की एक ही मांग रही कि बांटो और छोड़ो।
भारत को बांट दो, बांटने के बाद हमारे लिए अलग से संविधान सभा का गठन कराओ। हमें मुस्लिम राष्ट्र ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी देख लीजिए, इसकी अगली घटना है। कार्यवाही नहीं होती है, कार्रवाई होती है, इसको ध्यान रखना। भैया लिख रहे हैं, प्लस में इंक डालो रेड में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कौन मना रहा है? यह प्रश्न अभी जस्ट पेट में पूछा गया है। ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? ला, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी एक स्याही भर दो, ब्लैक भर दो। आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या रहा है? प्रत्यक्ष कार्यवाही का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा शहर बना? मुख्य केंद्र बिंदु कलकत्ता को बनाया गया। और कलकत्ता में उस समय बंगाल में सरकार चल रही है मुस्लिम लीग की। मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए शहीद सुहरावर्दी। कौन? शहीद सुहरावर्दी। शहीद सुहरावर्दी के नेतृत्व में भीषण आंदोलन मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। कई सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाई गई, जिसके द्वारा यह सीधा प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा ब्रिटिश सरकार तथा वायसराय को संदेश दिया गया कि हम केवल भारत के विभाजन पर ही राजी होंगे। कौन कह रहा है? मुस्लिम लीग कह रही है। मुख्य केंद्र क्या बना? कलकत्ता बना। इस कलकत्ता में कैसे भर रहे हो यार? इस कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार थी। मुख्यमंत्री कौन बन के बैठे हैं? मुख्यमंत्री हैं शहीद सुहरावर्दी। शहीद सुहरावर्दी के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्यवाही के तहत पूरे कलकत्ता तथा धीरे धीरे पूरे भारत में मुस्लिम लीग के जहां जहां प्रतिनिधित्व अधिक थे, क्योंकि इनके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी हो चुका है 78 में 73, ये पूरे भारत में धीरे धीरे भारत को विभाजित करने के लिए आंदोलन करने लगे। यही है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इस कार्यवाही के बाद अब 16 अगस्त 1946 के बाद जब ब्रिटिश सरकार को लग गया कि अविभाजित भारत के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को मुस्लिम लीग मानने से इंकार कर दिया है, अर्थात केवल उसे भारत का विभाजन चाहिए। अब प्रधानमंत्री क्या करेगा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 24 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन को भेजता है गवर्नर जनरल बना करके। ठीक, बेबल का कार्यकाल 23 मार्च 1947 को समाप्त होता है और 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हो गया? अब लॉर्ड माउंटबेटन को ये धीरे धीरे आश्वासन या प्रस्ताव भी दे दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि अगर मुस्लिम लीग यही चाहती है कि भारत का क्या कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, तो भारत के बंटवारे की योजना बनाओ। किसको दे दिया संदेश? लॉर्ड माउंटबेटन को। अब आगे बढ़े। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। थोड़ा सा इधर मिटा दें, बाद में लिखवा देंगे।
अब कार्यकाल शुरू होगा। कैसे भर रहे हो यार, कोई भरे हो क्या? लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल। ये कब आते हैं? 1947 ईस्वी से 1948 ईस्वी। 1947 से आजाद भारत तक लिख लीजिए। ठीक, कब आते हैं ये? लॉर्ड क्लेमेंट इटली के द्वारा 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। क्लियर हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन बने हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन विचार करेंगे। इनके अच्छे रिश्ते लॉर्ड माउंटबेटन तथा इनकी पत्नी के साथ, इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों पढ़े थे। दोनों पढ़े थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना तथा जवाहरलाल नेहरू दोनों से लॉर्ड माउंटबेटन के रिश्ते अच्छे रहे। भाई मित्र हैं तो रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा? एक मित्र की बात तो मानेंगे ही। वही भैया वाइस राय, गवर्नर जनरल कह दीजिए, वाइस राय कह दीजिए। 1858 के बाद ये वाइस राय ही बन के आ रहे हैं। कोई गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल कह दो या वाइस राय कह दो, बात एक ही हुई। लेकिन अगर फैक्ट के अनुसार या एक्ट के अनुसार देखोगे तो वाइस राय है, क्योंकि 1858 में लॉर्ड गवर्नर जनरल जैसे पद को समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया? बाकी दोनों बात एक ही है, चाहे गवर्नर जनरल बोल दो चाहे वाइस राय बोल दो। क्लियर हो गया? सन क्या है? 24 मार्च 1947 के। दोनों से संबंध अच्छे हैं, मित्रवत, तो दोनों की बात सुनेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना की भी मांग सुनेंगे और जवाहरलाल नेहरू की भी बात सुनेंगे। क्लियर है? अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना ही इसी बात पर प्रकाशित होती है कि हम भारत को विभाजित कर देंगे। क्लियर हो गया? क्या हंस रहे हो यार? नहीं, मित्र होना बुरी बात थोड़ी है। अरे तो तुम भी पढ़े होगे किसी के साथ। फिर 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बन के आते हैं और 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रकाशित हो जाती है। कब? ये प्रश्न याद रखना बहुत मुश्किल है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना प्रकाशित होती है। इस योजना में क्या था? 3 जून 1947 ईस्वी तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भी यही बात डाल दी गई है। 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र संप्रभु अधिराज्य होंगे। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? मतलब जो माउंटबेटन योजना 3 जून को प्रकाशित हो रही है, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था कि भारत को हम बांट देंगे और तथा पाकिस्तान के हिस्से में कौन से क्षेत्र आएंगे तथा भारत के हिस्से में कौन से क्षेत्र आएंगे, तथा जो देशी रियासत है उनको स्वतंत्रता भी दी गई है, क्योंकि देशी रियासतों पर सीधा कार्यवाही अंग्रेजी सरकार कभी नहीं की थी, प्रत्यक्ष रूप से उनसे कर लेती रही। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देशी रियासतों से जो प्रतिबंध थे अंग्रेजी सरकार हटा ली, तथा जो अपने इनके प्रांतीय थे जहां पर ब्रिटिश सरकार स्वयं शासन कर रही थी, इनको बांट दी। क्लियर हो गया? अब देखिए, 3 जून 1947 ईस्वी को भारत लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रकाशित हो गई, जिसके तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय
स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया तथा 15 जुलाई 1947 ईस्वी को बिना किसी संशोधन के, शब्द सुनना, कोई संशोधन नहीं हो रहा है, जो संशोधन यहाँ होके गया है उसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कोई संशोधन नहीं हुआ, सर्वसम्मति से हाउस ऑफ कॉमन्स से तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हो गया। जैसे अपने यहाँ दोनों संसद, जो राज्यसभा संसद के दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, इनसे पारित होने के तुरंत बाद कोई भी अध्यादेश अधिनियम नहीं बन जाता है, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। इसीलिए संसद के कितने अंग बनाए गए हैं? 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वही काम यहाँ भी होगा। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन से पारित हो रहा है, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हो रहा है। इसके 2 दिन बाद 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। सम्राट कौन थे? जॉर्ज खस्टम थे उस समय ब्रिटेन के, उनके हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर के बाद भारतीय स्वतंत्रता एक्ट जो है ये अधिनियम में परिवर्तित हो गया। और अधिनियम में क्या लिखा गया? इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। नंबर 1, पाकिस्तान। अभी देखिए शब्द क्या लगा है, अधिराज्य शब्द लगाना नहीं छोड़े हैं। भारत अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य के रूप में 2 नए देशों का निर्माण होगा। इन दोनों देशों को ब्रिटिश की सरकार संप्रभुता सौंप देगी, स्वतंत्रता एवं संप्रभुता सौंप देगी, अर्थात दोनों स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे। इसी अधिनियम के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया तथा 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन की संप्रभुता से भारत आजाद हो गया। क्लियर हो गया? हाँ, सारे राज्य को मतलब स्वतंत्रता थी कि चाहे पाकिस्तान में मिल जाए भारत में, बता रहे हैं। अभी तो केवल आजाद करवा दिए। अब देखिए, नहीं, प्रश्न जितने बनते रहे पूछते रहो, ताकि वहां जब पढ़ो घर पर कोई दिक्कत ना रह जाए। अब देखिए जो तुम्हारे प्रश्न देखिए, हाँ हाँ, अब देखिए जो 292 प्लस 4 लिखे हैं, ये 296 जो सदस्य हैं ये प्रांतों से चुन के आए हैं, जो सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे भारतीय राज्य। इन प्रांतों को बंटवारा किया गया तथा जो देशी रियासत थे, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया कि यह देशी रियासत को स्वतंत्र कर दिया गया, अर्थात यह ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहेंगे। उसके बाद इन पर यह भी प्रतिबंध हटा दिया गया कि ये चाहे तो, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, ये चाहे तो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, ये अपनी स्वेच्छा के अनुसार स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये सारे प्रावधान कहाँ रखे जा रहे हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900। पहला प्रावधान क्या रखा गया कि 2 भागों में भारत को बांट दिया जाए। दूसरा प्रावधान क्या रखा गया कि दोनों प्रांतों को, अर्थात दोनों देशों को स्वतंत्र संप्रभुता सौंप दी जाए। तीसरा पॉइंट रखा गया कि ये जो राज्य है इनका बंटवारा कर करके इनके प्रांतों का विभाजन कर दिया जाए कि कौन से क्षेत्र पाकिस्तान में रहेंगे, कौन से क्षेत्र भारत में रहेंगे। चौथा पॉइंट इसमें रखा गया भारत शासन अधिनियम 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, कि जो देशी रियासत थे इन पर जो हमारा प्रतिबंध था, किसका? ब्रिटिश सरकार का, हम इसे कर लेते थे तथा हमारी सेना का यह देशी रियासत संरक्षण देते थे, उसको समाप्त कर दिया गया तथा इन देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई। ये चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार भारत में भी मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। इतने पर ही नहीं रोका गया, इनकर यह भी स्वतंत्रता दी गई। यही पर गलती कर गए थे, लड़ाने का काम यहां भी अंग्रेज करके गए हैं। उन्होंने देशी रियासतों को यह कह दिया कि तुम चाहो तो स्वतंत्र भी रह सकते हो। इसको कह रहे हैं देशी राजा को। तो कौन ऐसा राजा है जो चाहेगा कि हमारी स्वतंत्रता हट जाए? कोई नहीं चाहेगा। यही कारण है कि जूनागढ़ रियासत में, यहाँ हैदराबाद में, यहाँ जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे विद्रोह होने लगे और राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे कि हम ना भारत में जाएंगे ना अंग्रेज में जाएंगे, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो जूनागढ़ रियासत को, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, जो भारत को एकीकरण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो भारत का विभाजन करके गए हैं, इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अंग्रेज,
उस भारत को तो इतना बांट दिए थे कि एकत्र करना सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति के लिए भी बड़ा कठिन था, लेकिन वो ऐसे महापुरुष थे, लौह पुरुष थे, जो भारत को एकीकरण करने में अहम भूमिका निभाई। क्लियर हो गया। अब देखिए एकीकरण कैसे हुआ, उस पर आएंगे। पहले इनके विभाजन के बाद कौन कौन से क्षेत्र मिले उन पर चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान को जो शेख क्षेत्र मिल रहे हैं, यहां जगह कम है, क्रम से लिख दे रहे हैं, चित्र के अनुसार पूरे पाकिस्तान के क्षेत्र रहेंगे। यहां पर सिंध, सिंध प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, तथा असम का सिलहट क्षेत्र। असम का सिलहट क्षेत्र जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान में विलय होना स्वीकार किया था। कहां का क्षेत्र भैया? असम का। सिलहट क्षेत्र किसके तहत? जनमत संग्रह के तहत। पाकिस्तान में विलय हुआ था। यहां पर ये जो क्षेत्र आज बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, यही पूर्वी बंगाल था। इस पूर्वी बंगाल में, इस पूर्वी बंगाल को भी, इस पूर्वी बंगाल को भी शामिल कर लिया गया। कहा? पाकिस्तान में। असम का सिलहट क्षेत्र था, ये सिलहट क्षेत्र एकदम बॉर्डर पर था। ये असम का सिलहट क्षेत्र, ये भी जो है जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान में मिल गया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। ये इतने शेष सीमा क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी भारत के अंग हुए। ये कहां लिखा गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इन सभी क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र, देशी रियासतों को भी छोड़कर शेष अन्य ब्रिटिश प्रांत भारत में शामिल होंगे। क्लियर हो गया? इन सभी क्षेत्रों के अतिरिक्त, इन सभी प्रांतों के अतिरिक्त शेष सभी प्रांत भारत के अंग में शामिल होंगे। क्लियर हो गया? ये थी लॉर्ड माउंटबेटन की योजना। इस योजना के तहत दो भागों में भारत बट गया। यहां कुछ पॉइंट अब बीच में छोड़े हैं, उनको भी सुन लीजिए। एक यहां पर अभी अंतरिम सरकार का गठन बीच में नहीं करवाए हैं। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, क्योंकि शिमला सम्मेलन में अंतरिम सरकार के गठन की बात ही हुई थी, जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना तथा महात्मा गांधी भड़क गए थे, उस दिन क्लास में चर्चा किए थे। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसका मुस्लिम लीग पुरजोर विरोध करती है। बाद में उसके 5 सदस्य, कब? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के कुल कितने सदस्य जीत कर आए हैं? 73। उस 73 में 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गए थे। अंतरिम सरकार का गठन। कब होता है? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछता है कि अंतरिम सरकार का पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब शामिल हुए भैया? 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी। क्लियर हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बाद जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना, इसमें एक पॉइंट और रखा गया, क्योंकि स्वतंत्र तुम कर दिए, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी भारत की? हाँ, ये भी प्रावधान इसी में रखा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 में, कि जो दोनों डोमिनियन स्टेट बने हैं, क्योंकि संविधान सभा का गठन तो साथ में हो ही रहा है ना, जब तक दोनों देशों की 3 बातें और रखी गई कि जो संविधान सभा का गठन होगा, अब इस तो संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, इस संविधान सभा के सदस्य की मान्यता तो खत्म हो गई। अब प्रावधान रखा गया कि अब संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा, इस निर्वाचन का कौन करेंगे? सभी विधान मंडल के जो सदस्य हैं वो इसका निर्वाचन करेंगे, और उस निर्वाचन के तहत संविधान सभा का दोनों राष्ट्र, पाकिस्तान भी और भारत भी, अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। और जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक यही संविधान सभा विधान मंडल के रूप में भी कार्य करेगी, अर्थात विधानसभा में भी कार्य करेगी। क्लियर हो गया? यही कारण है कि जो गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं, वो संविधान सभा जब तक चलती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गणेश वासुदेव मावलंकर, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, तब इसके अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जैसे ही ये संविधान सभा विधान मंडल के रूप में कार्य कर रही है, तुरंत इसके अध्यक्ष चेंज हो जा रहे हैं और अध्यक्ष बनते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। दोनों बात समझ में आई? जब यही संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी, अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब यही संविधान सभा विधान मंडल के रूप में कार्य करेगी, तब तुरंत अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे और जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी अध्यक्षता करेंगे। क्लियर हो गया? यह संविधान सभा की बात हो गई कि संविधान सभा किस आधार पर काम करेगी। और जब तक 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक जब भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसमें प्रावधान रखा गया कि जब तक दोनों देश का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक दोनों देश भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत तथा पाकिस्तान अपने अपने देशों में शासन व्यवस्था को क्या करेंगे? संचालित करेंगे। ये पूरे 6-7 पॉइंट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में रखते हुए दोनों देशों को अलग से संप्रभुता तथा स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार सौंप दी। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि जब स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश वाइसराय कौन था? ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर पहला पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन सही होगा। लेकिन तत्काल उत्तर बदल जाएगा अगर यही प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला, ब्रिटिश शब्द न लगा हो, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? अब इसे क्रम से लिख लीजिए। हाँ भैया लिखिए, क्रम से लिखिए। बंद कर दो। कितने देर का हो गया? 1 घंटे का।